हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के बारे में। यह आपके रेनबो का पहला पोएम है और यह एक मेटाफिजिकल पोएम है और इस पोएम को लिखा गया है जॉन डन के द्वारा। कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो यह जो पोएम है, इस पोएम को जब भी आप लिखें स्वीटेस्ट लव के बाद एक कॉमा देना नहीं भूलें, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो भी हैं 12th के वो ये गलती करते हैं, है ना। तो स्वीटेस्ट लव, उसके बाद कॉमा है, उसके बाद क्या लिखा हुआ आई डू नॉट गो। ठीक है, अब मैं इसको लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मैं 10 मिनट के अंदर इस समरी को एक्सप्लेन कर दूँ। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं ये कोशिश करूँगा कि कम टाइम में इस समरी को इस तरह से एक्सप्लेन किया जाए कि आपको पढ़ने में और पढ़कर लिखने में आसानी हो। तो चलिए चलते हैं समरी की तरफ। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन कंपोज्ड बाय जॉन डन। यहाँ स्वीटेस्ट लव के बाद क्या होगा, कॉमा होगा। तो स्वीटेस्ट लव, और लव भी है ये कैपिटल में होगा, है ना। स्वीटेस्ट लव, लव का एल कैपिटल में होगा, ये हमेशा ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को किसके द्वारा कंपोज किया गया, जॉन डन के द्वारा, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटाफिजिकल पोइट्स, वह क्या थे, एक मेटाफिजिकल पोइट्स थे। मेटाफिजिकल क्या होता है, तो 17th सेंचुरी की शुरुआत में 1610, 1615, 1620 के आसपास में एक पोइट का ग्रुप था इंग्लैंड में, मतलब एक पोइट का समूह था जो जिसके लिखने का अंदाज बहुत ही निराला था, जिसके लिखने का अंदाज बहुत ही अलग था। वो ज़्यादातर किसके बारे में लिखते थे, लव के बारे में लिखते थे और रिलीजन मतलब धर्म के बारे में लिखते थे। तो उन पोइट्स के ग्रुप को क्या 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 कहा जाता है, मेटाफिजिकल पोइट्स, है ना। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पोइट कौन था, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पोइट है जॉन डन, ठीक है। अब ये पोएम है किस चीज़ के बारे में, तो ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। डिपिक्ट का मतलब होता है चित्रण करना, शो, दिखाना, है ना। तो द प्रेजेंट पोएम, यह जो पोएम है ये डिपिक्ट करता है, इट्स मतलब ये 5th फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ हुआ, वर्ब के 5वें फॉर्म का यूज़ हुआ, ठीक है। तो यह पोएम डिपिक्ट करता है डिपार्टिंग सीन। डिपार्टिंग सीन क्या होता है, कहीं से निकलने का जो होता है, जैसे कहीं से आप, जैसे जब आप किसी रिलेटिव को अपने, या किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को, जब वो किसी दूसरे शहर जा रहा होता है तो आप उसे सी ऑफ करने जाते हैं, आप उसे अलविदा करने जाते हैं स्टेशन पे या बस स्टैंड पे। तो ये उस तरह का सीन है। यहाँ जो पोएट है वो कहीं जा रहा है ना, ठीक है। और पोएट के साथ है कौन, तो पोएट की बिलवेड, बिलवेड मतलब जिससे उसको बहुत ज़्यादा प्रेम है ना। तो इस पोएम का जो स्पीकर है यहाँ पे है द स्पीकर ऑफ द पोएम। आपने द नाउन ऑफ नाउन पढ़ा होगा, आपको पता है कि जब ऑफ के बाद कोई नाउन आए तो उसे उल्टा करके अगर पढ़ेंगे तो हिंदी जल्दी निकलता है। तो पहले पोएम ऑफ मतलब का, पोएम का जो स्पीकर है इज़ कंसोलिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, है ना। कंसोल का मतलब क्या होता है, सांत्वना देना, ढांढस बढ़ाना, तसल्ली देना। वो कंसोल कर रहा है हिज बिलवेड, अपने बिलवेड को, अपने प्रेमिका को, अपनी वाइफ को। प्रेमिका है, वाइफ है, ये स्पष्ट नहीं है ना। तो वो अपने बिलवेड को क्या कर रहा है, कंसोल कर रहा है। तो मैं ना प्रेमिका बोलूँगा ना मैं वाइफ बोलूँगा, मैं यहाँ बिलवेड शब्द का प्रयोग करूँगा, ठीक है। हु इज़ वेरी वरीड, जो कि बहुत ज़्यादा चिंतित है, एंड एंक्शस, दोनों का मतलब एक ही होता है। वरीड और एंक्शस का मतलब क्या होता है, चिंतित होता है। वो बहुत ज़्यादा चिंतित है अबाउट हिम, किसके बारे में, उसके बारे में। एंड हिज वॉयज, एक नया शब्द है। वॉयज का मतलब क्या होता है, यात्रा। किस तरह का यात्रा, समुद्री यात्रा। जैसे जैसे आप शिप से कहीं जाते हैं तो उस तरह, जहाज से कहीं जा रहे हैं तो उस तरह की यात्रा को क्या कहेंगे, वॉयज कहेंगे, ठीक है। ये पुराना शब्द है, ठीक है। अब मैं आपको एक बार फिर से बोलता हूँ, ये पोएम को, ये जो प्रेजेंट पोएम है, एक सेकंड में एक बार फिर से इसको वो कर देता हूँ, फिर से रुक जाइए। ये जो प्रेजेंट पोएम है, वर्तमान पोएम है, ये जो पोएम है ना, जिस पोएम को भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये डिपिक्ट है डिपार्टिंग सीन। ये किसको डिपिक्ट करता है, डिपार्टिंग सीन को। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आप हिंदी में भी बोलें, डिपिक्ट करता है डिपार्टिंग सीन को। डिपार्टिंग सीन क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया। द स्पीकर ऑफ द पोएम, पोएम का जो स्पीकर है वो क्या कर रहा है, कंसोल कर रहा है। कंसोल कर रहा है, सांत्वना दे रहा है, तसल्ली दे रहा है, किसे, हिज बिलवेड, अपने बिलवेड को। क्यों तसल्ली दे रहा है, बिकॉज शी इज़ वेरी वरीड, वह चिंतित है, एंड एंक्शस, और एंक्शस का मतलब ही चिंतित है, किसके बारे में, अबाउट हिम एंड हिज वॉयज, उसके वो समुद्री यात्रा पे कहीं जा रहा है, वो वॉयज पे कहीं जा रहा है ना। तो इसके लिए ये वो जो उसकी बिलवेड है वो बहुत ज़्यादा चिंतित है। और ये अभी का समय नहीं है, क्योंकि आप वीडियो कॉल करके देख सकें कि सामने वाला आदमी कहाँ जा रहा है, कैसा है ना। ये 16th सेंचुरी की बात, 17th सेंचुरी की बात हो रही है, 1615 1620 के आसपास में। उस समय में ना व्हाट्सएप था, ना मोबाइल था, कोई तरीका नहीं था। आपको अगर कोई दूर जा रहा है तो उसके बारे में पता करने का कोई जरिया नहीं था, है ना। उस समय की बात हो रही है, ठीक है।
द पोइट सेज, पोइट, अब ये पोइट क्या करेगा, कंसोल करेगा, सांत्वना देगा, तसल्ली देगा, उसे समझाएगा, उसे बुझाएगा कि भाई वह जा रहा है किसी काम से, बट वो वापस आ जाएगा। जब भी उसका काम खत्म होगा, जब उसका काम समाप्त होगा, वो क्या करेगा, वह वापस आ जाएगा। यह उसे समझाने की कोशिश करा अपने बिलवेड को, लेकिन अब वो बिलवेड है, उसको उससे बहुत लगाव है, तो नेचुरली वह क्या है, उसके बारे में चिंतित है। अब यहाँ पे द पोइट सेज, पोइट कहता है दैट, ये कंजंक्शन है, ही इज पार्टिंग विथ हिज बिलवेड। इस वर्ड को याद कर लीजिएगा, पार्ट विथ मतलब अलग होना होता है, वो अपने बिलवेड से अलग हो रहा है। नॉट बिकॉज, इसलिए नहीं क्योंकि, यहाँ नॉट बिकॉज का मतलब नहीं क्योंकि नहीं होगा, इसलिए नहीं क्योंकि, है ना, नॉट ये कारण बताने के लिए होगा, नॉट बिकॉज ही इज फेड अप। और ये फेड अप एक फ्रेज है, इसे याद रखें, फेड अप का मतलब होता है ऊब जाना, इसलिए नहीं क्योंकि वह ऊब गया है, और ही वॉन्ट्स ए फिटर लव। यहाँ लव का एल क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, कि ये फिटर लव एक ज़्यादा सुंदर लड़की के लिए यूज़ किया गया एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है, शब्द है। इसका मतलब हुआ वह इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि उसे एक बेहतर और ज़्यादा सुंदर लड़की की तलाश है ना। वो इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि वह ऊब गया है, ठीक है, वह उसे समझाने की कोशिश करता है। एंड अश्योर सर, और से अश्योर वर्ड का मतलब क्या होता है, अश्योर वर्ड का मतलब होता है विश्वास दिलाना। वह उसे विश्वास दिलाता है, ही विल कम बैक, वह वापस आ जाएगा, लाइक द सन, सूरज की तरह। अब उस अपने यात्रा की तुलना पोइट किससे करता है, सूरज की यात्रा से। जैसे सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, रोज जाता है, रोज डूबता है और फिर अगले दिन वापस आ जाता है। तो पोइट ये कहता है अपने बिलवेड को कि वो उसका भी जो यात्रा है वो सूरज की तरह है, वह जाएगा और क्या करेगा, वापस आ जाएगा ना। ही विल कम बैक लाइक द सन व्हिच सेट्स एवरी डे, जो हर दिन डूबता है, एंड कम्स बैक अगेन, और हर दिन क्या कर जाता है, वापस, एंड कम्स बैक अगेन द नेक्स्ट डे, और अगले दिन क्या कर जाता है, वापस आ जाता है। सेट्स सिंपल प्रेजेंट का शब्द है, V5 है। कम्स बैक ये भी सिंपल प्रेजेंट है। देखिए कितना इजी है, अगर आपने टेंस को पढ़ रखा है अच्छे से, या आपका ग्रामर कंप्लीट है, तो टेक्स्ट को पढ़ना कितना आसान है। और मैं इसे पढ़ के इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिन्हें पढ़ने में ही दिक्कत होती है, तो आप सुन के उसे क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। टू द पोइट, यहाँ पोइट के लिए इसका मतलब होगा, पोइट के लिए हिज बिलवेड इज ए सोर्स ऑफ हिज स्ट्रेंथ। जो उसकी बिलवेड है वो उसके लिए क्या है, एक स्ट्रेंथ का सोर्स है, मजबूती का सोर्स है। उससे क्या मिलता है, उसे स्ट्रेंथ मिलता है। एंड व्हेन शी क्राइज, सिंपल प्रेजेंट है ना, जब वह रोती है, अब नेचुरली वह जा रहा है तो वह रो रही है, वह रो रही है, लेकिन दिक्कत किसको हो रहा है, पोइट को हो रहा है, स्पीकर को हो रहा है। द पोइट इज नॉट क्राइंग, पोइट नहीं रो रहा है, उसकी बिलवेड रो रही है ना। लेकिन जब वह रो रही है तो दुख किसे हो रहा है, पोइट को हो रहा है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है। व्हेन शी क्राइज, सी यहाँ उसके बिलवेड के लिए यूज हुआ है, जब वह रोती है, हिज लाइफ ब्लड डिकेज, पोइट का जो लाइफ ब्लड है, लाइफ ब्लड मतलब वह ब्लड जो उसको जिंदा रखता है, डिके कर जाता है। डिके मतलब क्या होता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। उसके बिलवेड के आँख से आंसू नहीं गिरता है, उसका ब्लड गिरता है, कहने का ये मतलब है ना। द पोएट प्लेफुली वॉर्न्स हर, ये प्लेफुली क्या है, एडवर्ब है ना, सिंपल प्रेजेंट का ही सेंटेंस है। पोएट बहुत मजाक में उसे चेतावनी देता है, किस चीज़ के लिए, अगेंस्ट थिंकिंग एनी इल ऑफ हिम। कहता है कि थिंक इल ऑफ मतलब होता है किसी के बारे में कुछ वो बुरा सोचना, है ना। और यहाँ एक फ्रेज है, अगर आप चाहें तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ, जैसे वॉर्न समबडी, जिस आदमी को आप चेतावनी देंगे, अगेंस्ट उसका वर्ब का चौथा रूप, इसका मतलब किसी को कुछ नहीं करने के लिए चेतावनी देना। जैसे मैं तुम्हें सीतामढ़ी नहीं जाने के लिए चेतावनी दे रहा हूँ, तो आई एम वार्निंग यू, प्रेजेंट वर्ब है तो प्रेजेंट को आई एम वार्निंग यू, यहाँ पे जिसे दे रहे हैं वो आई एम वार्निंग यू अगेंस्ट, काम कौन सा है, किसकी चीज़ के खिलाफ, सीतामढ़ी जाने के खिलाफ, आई एम वार्निंग यू अगेंस्ट गोइंग टू सीतामढ़ी। तो सेम सेंटेंस यहाँ पे है, ठीक है। अब आगे है, वो उसे चेतावनी दे रहा है कि तुम मेरे बारे में कुछ बुरा मत सोचो, फॉर सम टाइम्स, क्योंकि कभी कभी, वॉट वन थिंग्स, जो वह सोचता है, जो कोई सोचता है, कम्स आउट टू बी ट्रू, सही हो जाता है ना। मतलब कभी कभी क्या होता है, देखिए पोइट क्या कह रहा है कि तुम मेरे बारे में अगर बुरा सोचोगी ना, तो हो सकता है कि जो तुम सोच रही हो वो सही हो जाए। अगर तुम मेरे बारे में खराब सोचोगी तो तुम्हारा सोचना सही हो जाएगा। मतलब खराब सोचो ही मत मेरे बारे में अच्छा सोचो, अच्छा सोचोगी तो हो सकता है अच्छा हो। अब आगे का सेंटेंस है, कंटेनिंग वंस इमोशन। कंटेन मतलब क्या होता है, कंट्रोल करना, है ना। यहाँ पे कंट्रोल वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना। एंड बिकमिंग ए सोर्स ऑफ सपोर्ट, और किसी के लिए एक सपोर्ट का सोर्स होना, समर्थन का स्रोत हो जाना, इज ए हायर फॉर्म ऑफ लव, प्रेम का ऊंचा रूप है। अब किसी के सामने, जैसे कोई किसी परेशानी में है, जैसे मान लीजिए जैसे आपका भाई है, वो बहुत परेशानी में है ना, तो वो जैसे मान वो गिर गया, उसका हाथ टूट गया, तो आप क्या कर रहे हैं कि आप उसके बगल में बैठ के रो रहे हैं, है ना, और मतलब
इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग हिम, मतलब उसकी मदद करने के बजाय, उसको हॉस्पिटल ले जाने के बजाय, उसको दिखाने की बजाय आप वहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, उसके बगल में रो रहे हैं। तो ये रोना ज़्यादा सही है और ज़्यादा ऊंचे दर्जे का प्रेम है, या वह ऊंचे दर्जे का प्रेम है जिसमें आप रोते तो नहीं हैं, आप उसको लेके कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, उसे सही इलाज दिलवाते हैं। तो ये इस पोएम का मैसेज यही है कि किसी के लिए मतलब सपोर्ट का सोर्स बन जाना है ना, किसी के लिए किसी की मदद करना, किसी दूसरे के बारे में पहले सोचना, है ना, वो ज़्यादा प्रेम का ज़्यादा ऊंचा रूप है देन क्राइम एंड एक्सप्रेसिंग वन सॉरो, रोने और अपने दुख को व्यक्त करने की तुलना में। मान लीजिए मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल लिया, जैसे आपका भाई है, वह गिर गया है और मान लीजिए उसको चोट आई है, तो आप उसके लिए बैठ के बगल में रो रहे हैं, आपके दिमाग में इतना नहीं है, आप रो रहे हैं तो इसका मतलब दुख तो हो ही रहा है आपको, है ना। लेकिन कोई और है, मान लीजिए आपका बड़ा भाई, जैसे चलो 3 एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मैं मानता हूँ कि जैसे आप सबसे छोटे हैं, आपसे बड़ा एक भाई है जिसका नाम राकेश है, उससे बड़ा भाई है जिसका नाम रोहन है। अब राकेश गिर गया है ना, तो राकेश गिर गया तो जो सबसे बड़ा वाला भाई है वो राकेश के सब बगल में बैठ के रो रहा है, तुम्हें चोट लग गया, तुम्हें बहुत समस्या हो रही है, ठीक है, और वो उसके साथ उसके बगल में बैठ कर रो रहा है उसके लिए, तो आप दुख तो उसे हो ही रहा है, वो रो रहा है। लेकिन ये जो छोटा वाला भाई है, ये रोने के बजाय क्या करता है, उसे उठा के डॉक्टर के पास ले जाता है, उसकी मदद करता है, उसको मेडिसिन दिलवाता है, ये रोता नहीं है। अब दोनों में से ज़्यादा बेहतर प्रेम किसका है, छोटे वाले भाई का या वो जो सबसे बड़ा वाला भाई था जो उसके बगल में बैठ कर रो रहा था। ये पोएम यही कहने की कोशिश कर रहा है ना, कि किसी के लिए सपोर्ट करना। जैसे अगर वह पोएट जो कवि है, सॉरी ये जो उसकी बिलवेड है, वह रो रही है तो उसे दिक्कत किसको हो रहा है, दिक्कत पोएट को हो रहा है। पोएट को क्या है, पोएट ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये रोने के बजाय तुम्हें मुझे क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, है ना। और वो उसको समझाने की कोशिश भी करता है कि ज़्यादा उल्टा मत सोचो, ज़्यादा बुरा मत सोचो, क्योंकि बुरा सोचोगे तो बुरा हो भी सकता है, ठीक है। अब आगे है, एन एक्सप्रेसिंग वन सॉरो इज द मैसेज दिस पोएम गिव्स, मतलब यही मैसेज क्या करता है, पोएम देता है। अब मैं इसको एक बार क्या कर देता हूँ, पढ़ देता हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें पढ़ने में दिक्कत है, ठीक है। और वर्ड को देखिए बार बार सुनिएगा तभी क्लियर होगा। फिर से क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन कंपोज्ड बाय जॉन डन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को जॉन डन के द्वारा लिखा गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटाफिजिकल पोएट्स, सबसे इंपॉर्टेंट मेटाफिजिकल पोएट्स। द प्रेजेंट पोएम डिपिक्ट्स अ डिपार्टिंग सीन। प्रेजेंट पोएम डिपार्टिंग सीन को डिपिक्ट करता है। द स्पीकर ऑफ द पोएम इज कंसोलिंग हिज बिलवेड। जो स्पीकर है पोएम का वो अपने बिलवेड को कंसोल कर रहा है। हु इज़ वेरी वरीड एंड एंक्शस अबाउट हिम एंड हिज वॉयज। जो बहुत ज़्यादा वरीड है और एंक्शस है, चिंतित है उसके बारे में, उसके यात्रा के बारे में। द पोएट सेज दैट, पोएट कहता है कि ही इज़ पार्टिंग विथ हिज बिलवेड। वो अपने बिलवेड से अलग हो रहा है, नॉट बिकॉज ही इज़ फेड अप, इसलिए नहीं क्योंकि वह ऊब चुका है, और ही वॉन्ट्स अ फिटर लव, और इसलिए नहीं क्योंकि उसे एक बेहतर लव की ज़रूरत है, एल कैपिटल होगा, है ना। एंड अश्योर्स अस, उसे विश्वास दिलाता है कि ही विल कम बैक लाइक द सन। वह उस सूरज की तरह वापस आ जाएगा, विच सेट्स एवरी डे, जो हर दिन डूबता है, एंड कम्स बैक अगेन, और वापस आ जाता है द नेक्स्ट डे। टू द पोएट, पोएट के लिए हिज बिलवेड इज ए सोर्स ऑफ हिज स्ट्रेंथ। पोएट के लिए उसकी जो बिलवेड है वो स्ट्रेंथ का एक सोर्स है, स्रोत है। एंड व्हेन शी क्राइज, जब वह रोती है, हिज लाइफ ब्लड डिकेज, उसका लाइफ ब्लड क्या होता है, डिके हो जाता है। द पोएट प्लेफुल्ली वॉर्न्स हर अगेंस्ट थिंकिंग एनी इल ऑफ हिम। पोएट बहुत मजाक में और बहुत उस मजाक वाले तरीके से उसे कहता है कि तुम मेरे बारे में कुछ बुरा मत सोचो। फॉर सम टाइम्स व्हाट वन थिंग्स कम्स आउट टू बी ट्रू, क्योंकि कभी कभी जो कोई सोचता है वह सही हो जाता है। नेक्स्ट 3 लाइन्स ऐसे हैं, कंटेनिंग वंस इमोशंस एंड बिकमिंग ए सोर्स ऑफ सपोर्ट। अपने इमोशन को कंट्रोल करना और समर्थन, सपोर्ट का एक सोर्स बन जाना, स्रोत बन जाना, इज ए हायर फॉर्म ऑफ लव, प्रेम का एक ऊंचा रूप है। देन क्राइंग एंड एक्सप्रेसिंग वन सोरो, रोने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बजाय, इज द मैसेज दिस पोएम गिव्स, यही संदेश यह पोएम देता है। थैंक यू, इसे बार बार सुने और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।